हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स एकेडमी। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कोई एक कंडक्टर स्फेरिकल सेल है जिसके अंदर हमने अगर चार्ज को इंसर्ट करते हैं तो उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सरफेस पर चला जाता है। मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो जीरो होता है और जितना भी चार्ज होता है वो उसके सरफेस पर पहुंच जाता है। अगर उसके सरफेस पर पहुंच जाता है तो ये हमने देखा है कि एवरी पॉइंट पर ये जो चार्ज की वैल्यू होती है एवरी पॉइंट पर उस कंडक्टर के सरफेस पर वो उसकी आर पे डिपेंड करती है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर पर डिपेंड करती है। ठीक है, रेडियस कर्वेचर पर जब डिपेंड करती है मतलब अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा बड़ा होगा तो चार्ज उतना ही कम होगा और रेडियस कर्वेचर इतना छोटा होगा चार्ज की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। अगर कहीं पर कंडक्टर शार्प मतलब नुकीला शेप में है, ये इसका नुकीला शेप है, ठीक है, तो इसके जो फ्रंट से हम देखेंगे तो ये शेप कुछ इस तरीके दिखाई देगा नुकीला, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर कंडक्टर नुकीला है तो वहां पर जो चार्ज की वैल्यू होती है वो सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इस शेप का रेडियस कर्वेचर सबसे ज्यादा होगा। ओके, तब अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगर चार्ज उसके सरफेस पे ना रहकर अगर चार्ज उस स्फेरिकल सेल के अंदर हो तब क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में वो जो स्फेरिकल सेल होगा वो नॉन कंडक्टिंग होगा। कैसा होगा? नॉन कंडक्टिंग। तो नॉन कंडक्टिंग सेल के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि नॉन कंडक्टर के अंदर अगर चार्ज को इंसर्ट किया जाता है तो उसके डिफरेंट पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होता है। ठीक है, तो इसमें एक चीज बता दूं मैं आपको, अगर किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज रखा हुआ है तब उस कंडीशन में क्या होता है, ये देखो, ये इसकी एक एक्सियल लाइन है, ये पॉइंट P है। इस एक्सियल पॉइंट पर जब पोटेंशियल निकालेंगे तो वो हमारा निकल कर आता है V = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ठीक है, ये इसके पोटेंशियल निकल कर आता है Q अपॉन R। अब बात करें जब इसके सरफेस पर आते हैं तो सरफेस के पोटेंशियल की वैल्यू जो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R। ओके, Q अपॉन कैपिटल R होता है वो। अब आगे देखें, जब इसके अंदर हम एंट्री करेंगे मतलब इस पॉइंट P को जब इस सरफेस के अंदर लेकर चलेंगे तो उस कंडीशन में पोटेंशियल उसके एक पॉइंट पर कितना होगा। इस पॉइंट से अंदर जब आते हैं तो किसी भी एक पॉइंट पर, या तो इस पॉइंट पर या तो इस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा उसे आज प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो यही आज का हमारा टॉपिक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ थिन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल नॉन कंडक्टर। एक स्फेरिकल सेल नॉन कंडक्टर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में नॉन कंडक्टिंग सेल है। अब नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है तो उसके अंदर हमने चार्ज को इंसर्ट किया है प्लस Q को, तो क्या होगा, वो उसके सरफेस पे नहीं जाएगा। नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल की स्पेसिफिसिटी क्या होती है, चार्ज ट्रांसफर उसके सरफेस पर नहीं होता है। ठीक है, तो वो उसके अंदर ही फिल रहेगा। अब इसके स्मॉल r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, ठीक है, वहां से हम पॉइंट P को अंदर लेके चलेंगे और चार्ज को फोर्स लाएंगे। इसके जो फील्ड है ये वाला पॉजिटिव चार्ज के, इसके अगेंस्ट हम इस पे फोर्स लगाएंगे अंदर की ओर और इसे लेके चलेंगे। जब फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, इसकी फर्स्ट कंडीशन में व्हेन जब स्फेरिकल सेल के आउटसाइड में P लाई करता है तो R जो होता है वो बड़ा होता है, किससे, कैपिटल R से। जब ये बड़ा होता है तो इस कंडीशन में जो पोटेंशियल निकल कर आता है ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल r। ओके, सेकंड कंडीशन देखते हैं, जब हम उस P को इसके सरफेस तक लेकर आए तब उसकी जो कंडीशन निकल कर आई थी व्हेन, तब R किसके इक्वल हो गया, कैपिटल R के, तब पोटेंशियल जो निकल कर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R। ये तो आपके सेम जो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग सेल, इन दोनों की वैल्यू दोनों की इक्वल ही है। ठीक है, ये तो आप बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो या फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब बात करें इसके थर्ड केस की। थर्ड केस क्या बताता है? थर्ड केस कहता है जब हम इस पॉइंट को
इस पॉइंट को अंदर लेकर चलते हैं इस सेल के अंदर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ऑलरेडी पहले से ही। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी है तो उसे किसी एक पॉइंट पर आप बताइए उसका पोटेंशियल कितना होगा। पोटेंशियल डिपेंड किस पे करता है, मैंने आपको बताया था, उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करता है। तो ठीक है, अब इसके अंदर लेकर चलते हैं और ये देखते हैं कि ये पॉइंट यहां से उठकर कहां पर आया, ये पॉइंट इस जगह आ गया। ओके, ये पॉइंट कौन सा है, P। अब कौन सा रेडियस हो गया, ये हो गया R। ठीक है, जब इसे अंदर लेकर आए, जब इसे अंदर लेकर आएंगे तो इस पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं, तो हमने इस पॉइंट को यहां मान लिया है P, और ये क्या, स्मॉल r। स्मॉल r अब कैपिटल R से छोटा हो गया है, तब ये कंडीशन अब नहीं रही। ठीक है, अब इस कंडीशन में हम डिफाइन करेंगे। अब देखो आप, किसी भी हम P पॉइंट को जब लेके चले थे तो हम इंफिनिटी पॉइंट से हम कहा लेकर चले, पहले इस पॉइंट तक, मतलब उसके सरफेस तक। तो सरफेस का रेडियस क्या था, कैपिटल R, तो इंफिनिटी से हम चले कैपिटल R तक, पहली कंडीशन। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन, कैपिटल R से हम इस P पॉइंट को अंदर एंट्री कराते हैं, तो ये आ गया स्मॉल r। ठीक है, अब ये जो बड़ा वाला कर्वेचर था वो छोटा हो गया। ठीक है, तो स्मॉल r था, तो कैपिटल R रेडियस से स्मॉल r रेडियस तक चले, कैपिटल R रेडियस से स्मॉल r रेडियस तक चले। ठीक, तो यहां पर दो इक्वेशन बनेंगी, आपको दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना होगा। ओके, क्यों, क्योंकि हम इंफिनिटी से सरफेस तक चले, फिर सरफेस से स्मॉल r तक चले, तो इंफिनिटी टू स्मॉल r तक हमें कैलकुलेशन करना है। ओके, तो यहां पर दो इक्वेशन होंगी। इस इक्वेशन को बहुत आराम से समझे, बहुत इजी है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इस इक्वेशन को हम। अब P लाइज करता है सेल के अंदर, जब P सेल के अंदर सेट करता है तो पोटेंशियल क्या होगा, तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू E इंटू डी आर। ये आप जानते हो, पोटेंशियल का फॉर्मूला यही होता है, ये पोटेंशियल होगा। अब पोटेंशियल कहां से कहां तक होगा, वो होगा इंफिनिटी पॉइंट से स्मॉल r तक, यहां तक होगा। अभी आपको मैंने समझाया था। ठीक है, तब इसके आगे चलते हैं। हेयर द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब जो इक्वेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो बनेगी वो क्या बनेगी, B इज इक्वल टू कहां से कहां तक, इंफिनिटी से R तक, और सेकंड इक्वेशन थी R से स्मॉल r तक। ठीक है, तो ये होगी E इंटू डी आर माइनस E इंटू डी आर, दोनों ही पोटेंशियल की इक्वेशन होंगी। अब दोनों पोटेंशियल की इक्वेशन होंगी, तब इस पे आप देखो तो V इज इक्वल टू, ये जो इक्वेशन है इंफिनिटी टू R तक ई डी आर, ये हमारे पास ऑलरेडी पहले से ही है, क्योंकि ऑलरेडी हम पहले से ही इंफिनिटी से जब सरफेस R पे लेकर आए थे तब पोटेंशियल हमारा निकल कर आया था, वो आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R। ठीक है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस R टू स्मॉल r। अब इसकी बात करें, इसकी हमारे पास कोई इक्वेशन नहीं है, तो इसकी इक्वेशन नहीं है तो क्या करेंगे, E का हम फॉर्मूला जानते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने डिफाइन किया था, जब इनसाइड द सेल जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तब फॉर्मूला जो निकल कर आया था वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QR अपॉन R की पावर 3। ये E की वैल्यू निकल कर आई थी इंटू DR, या लेक्चर में देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल क्या निकल कर आया था। ठीक है, ये इक्वेशन निकल कर आई थी। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है कहां से कहां तक, कैपिटल R से स्मॉल r तक। इसे अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R इनटू R के रेस्पेक्ट में स्मॉल r का इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, तो बाकी वैल्यू क्या आ जाएंगी, बाहर जो कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो माइनस
1/4πε0 Q RQ आ जाएगा और Q भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा कैपिटल R टू स्मॉल r इंटू dr। ये इसकी इक्वेशन बचेगी। अब इसे इंटीग्रेट करते हैं। E इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 इंटू R माइनस Q अपॉन 4πε0 R की पावर 3। इस R का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या आएगा? R² अपॉन 2। इसकी पावर 1 ऐड करेंगे और जो पावर आएगी वो क्या आ जाएगा? अपॉन में। और इसकी लिमिट क्या थी? कैपिटल R से स्मॉल r तक, कैपिटल R से स्मॉल r तक। तो V इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 माइनस Q अपॉन 4πε0 R की पावर 3। अब इसकी लिमिट रखते हैं तो R की जगह R रखोगे तो R² अपॉन 2 आएगा, फिर आता है माइनस, फिर कैपिटल R रखोगे तो R² अपॉन 2 आएगा। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अब इसमें जो कॉमन है उसे कॉमन को ले लेते हैं। V अपॉन कॉमन है Q अपॉन 4πε0। ठीक है, इसे कॉमन लेते हैं तो यहां पर क्या बचेगा? 1/r माइनस यहां क्या बचेगा? 1/r की पावर 3। अब 1/r की पावर 3 की जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा R² अपॉन 2r की पावर 3, R² अपॉन 2r की पावर 3। अब इसकी 1/r क्योंकि इधर मल्टीप्लाई करोगे तो R² से R² कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा माइनस माइनस प्लस 1/2r। ये कैलकुलेट करके देखें ना, यही आएगा। ओके, एंड आगे करते हैं इसे। V इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0। इसका एलसीएम लेंगे, जब इसका एलसीएम लेंगे तो 2r की पावर 3 आ जाएगा। r से r कैंसिल, बचेगा 2r² माइनस ये बचेगा r² प्लस 2r से 2r कैंसिल, बचेगा r²। ठीक है, इसे सॉल्व करो। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा V इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 2r² प्लस r² क्या आ जाएगा? 3r² अपॉन में क्या आ जाएगा? 2r की पावर क्यूब माइनस r²। ये आएगा इक्वेशन। ओके, अब देखो ये इसकी पोटेंशियल निकल कर आया किस कंडीशन में? इस वाली कंडीशन में, इनसाइड द सेल जो निकल कर आ रहा है। ठीक है, इस रेडियस पर ये इसकी, अगर r की वैल्यू इफ r इज इक्वल टू 0, अगर r की वैल्यू 0 हो जाए, मतलब ये रेडियस इसके पॉइंट पर अंदर आकर चला जाए, ये पॉइंट और कम हो चला जाए और यहां पर क्या हो जाए? 0। जब r 0 हो जाएगा तो उस कंडीशन में पोटेंशियल क्या निकल कर आएगा? Q अपॉन 4πε0 इंटू r0। तो ये क्या बचेगा? 3/2 r² से r² कैंसिल, क्या बचेगा? 1r बचेगा। ठीक, मतलब जो इक्वेशन निकल कर आई वो 3/2, ये क्या हो गया? 1.5 कैंसिल करोगे, 1/4πε0 Q अपॉन r। इससे हमने रीअरेंज कर लिया। इस इक्वेशन को समझ में आया? कौन सी इक्वेशन है ये? इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये इक्वेशन है सरफेस वाली, Q अपॉन r, जो सरफेस पे निकल कर आती है। ठीक है, ये सेंटर वाली पोटेंशियल है। अब देखो, जब हम इनसाइड द सेल गए हैं, तो जब इसके पॉइंट पर पहुंच गए तो इसके पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू निकल कर आएगी, वो सरफेस के 1.5 मल्टीपल होगी। कितनी होगी? 1.5 मल्टीपल होगी। ओके, अब इसे देखो ध्यान से, 1.5 आ गया और हमारे पास जो कंडक्टिंग सेल था उसमें क्या था? उसकी वैल्यू पोटेंशियल की 0 थी। और यहां पर क्या है? नॉन कंडक्टर में जो पोटेंशियल होता है सेंटर में कितना होता है? 1.5 मल्टीपल्स होता है किसके? सरफेस के। मतलब इसका एक फॉर्मूला जो बन सकता है, V इज इक्वल टू 1.5 बी सरफेस। ठीक है,
ये इसका फॉर्मूला बन सकता है, जो सेंट्रल पोटेंशियल होता है 1.5 मल्टीपल्स होता है किसके, सरफेस के। ठीक, अब इसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ग्राफ कैसा बनेगा। ओके, ये आप नोट कर लो, बहुत इजी समझ में आ जाएगा, बस कैलकुलेशन ज्यादा है इसमें। ठीक है, उस कैलकुलेशन का ध्यान रखना और इसकी वैल्यू ध्यान रखना कि सेंटर में जो पोटेंशियल होता है 1.5 मल्टीपल्स होता है किसके, सरफेस के। ओके, तो इसका ग्राफ देखते हैं, ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ देखो, ग्राफ हमारे पास जो प्रीवियस लेक्चर में ग्राफ हम लोगों ने जो बनाया था वो कुछ इस टाइप का डिजाइन था उसका, ये था। ठीक है, उसमें क्या था, उसमें ये था कि जो यहाँ पर आर की वैल्यू थी सरफेस पर, वो क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर जितना भी होता है, सेल के अंदर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जो सरफेस पर उसका पोटेंशियल होता है। ठीक, इसलिए उसकी वैल्यू कुछ इस टाइप से चली थी स्ट्रेट। उसके बाद में डिक्रीज होती चली जाती है, जैसे ही स्मॉल आर इंक्रीज होता है तो पोटेंशियल डिक्रीज होता चला जाता है, उसकी वैल्यू तो ये निकल कर आएगी। अब इसमें क्या होता है, इसमें सेम कंडीशन होती है, जो उसके सरफेस पर आता है पोटेंशियल। ठीक है, मतलब यहां तक, और उसके बाद में कुछ चेंजेस आते हैं। चेंजेस क्या आते हैं, चेंजेस ये आते हैं जब यहां पर कैपिटल आर होता है, इस जगह जब स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर होता है तो उस कंडीशन पर हमें क्या मिलती है, हाई पोटेंशियल मिल जाता है। ठीक है, ये वाला। ठीक, जितना यहां पर होता है उतना ही बी की वैल्यू यहां होती है, जितना आर होता है, आर जितना कम होगा उतना ही पोटेंशियल हाई होगा, आर कम होगा पोटेंशियल हाई होगा। ठीक, अब पोटेंशियल हाई होगा तो उसका ग्राफ ये बन जाएगा। ठीक है, आर इतना है तो पोटेंशियल इतना है, मतलब इस कंडीशन में है। अब आर यहाँ पर है तो पोटेंशियल ये है तो वो इस कंडीशन में है। जब आर इस जगह है तो पोटेंशियल कहां पर है, इस जगह, तो पोटेंशियल का रेशियो ये है, मतलब उस आर पे डिपेंड करता है। ठीक, अब बात करें आगे की, अब आगे की बात करेंगे तो जो सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है 1.5 होता है किसके, सरफेस पर। अगर मान लीजिए यहाँ पर 0 है पोटेंशियल और उसके बाद में ये जो है वो है 0.5 पोटेंशियल है, और यहां पर पोटेंशियल कितना है, 1 है। ठीक, यहां पर 1 है तो ये कितना है, 1.5, मतलब 0.5 आगे है, 1.5। तो पोटेंशियल आगे है तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा फ्रीके। ठीक, इसका ग्राफ आ गया ये। अब इस ग्राफ में एक चीज देखो आप, इस ग्राफ को हम इस तरीके से बना रहे हैं कि 1.5 पे इस तरीके से आ रहा है, बट ये ग्राफ इसके बाद में डिक्रीज होता चला जाएगा, इसके बाद में डिक्रीज होता चला जाएगा। वाई, क्यों, इसे ध्यान से समझो। मैंने बोला जब स्मॉल आर जब इसके अंदर एंट्री करेगा पॉइंट पी, तो जितना भी स्मॉल आर डिक्रीज होता जाएगा तो पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। जब पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी तो 0 पॉइंट पे आने के बाद में, मतलब 0 पॉइंट पे आने के बाद में, उसके बाद में अगर ये पॉइंट जब दूर जाएगा, जब पॉइंट दूर जाएगा तो क्या हो रहा है, ये सेंटर से दूर जा रहा है, मतलब जो स्मॉल आर है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर स्मॉल आर की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वो डाउन होता जाएगा, पोटेंशियल डाउन होता जाएगा, इसलिए ग्राफ थोड़ा नीचे की ओर आया है। ओके, अब समझ में आया इस ग्राफ को। ठीक, तो इस बात पे आप ध्यान रखना। ओके, सो आज का टॉपिक ये वाला जो था नॉन कंडक्टिंग सेल का, वो फिनिश होता है। इसमें इतना ही है, इस ग्राफ को देखना काफी इंपोर्टेंट है, ये कब इसमें इंक्रीज होता है, कब ये डिक्रीज होता है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में चलता है, लाइक किसी भी इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराते हैं, तो उसका जो ट्रिग्जरी पाथ होता है, मतलब उसका जो पाथ होता है वो किस टाइप का बनता है, वो पैराबोलिक बनता है। उससे हमें प्रूफ करना है। या आप एक क्वेश्चन मान सकते हो कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराते हैं तब क्या होगा, उस कंडीशन को आते हैं। अभी तो हमने चार्ज पार्टिकल ही इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कराया है, ठीक है, तो उस कंडीशन में उसका पाथ कैसा बनेगा, ठीक, उसका पाथ कैसा बनेगा, पैराबोलिक बनेगा, किस टाइप का बनेगा, उससे प्रूफ करते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन क्या है। सो हेडिंग है हमारी ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है जब कोई
चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है तो उसका जो ट्रेजेक्ट्री होता है वो पैराबोलिक होता है। जो उसका गमन पथ होता है वो क्या होता है, पैराबोलिक होता है। ठीक है, तो उस पैराबोलिक होता है किस तरीके से होता है उसका हम डायग्राम देखते हैं। हमारे पास में दो मेटल प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। ठीक है, मेटल प्लेट्स पॉजिटिव एंड निगेटिव है और उस फील्ड में उसके परपेंडिकुलर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर किसी भी चार्ज पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन को एंटर कराते हैं। ठीक, किसके, इसके परपेंडिकुलर एंटर कराते हैं, तब इसका जो ट्रेजेक्ट्री होगा, जो पाथ होगा वो पैराबोलिक है या नहीं है, उसे हमें प्रूफ करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है जो प्लस से माइनस की ओर जा रहा है। इसकी डायरेक्शन चूज कर लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चल रहा है, मतलब एक्स एक्सिस में चल रहा है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, बाई एक्सिस के निगेटिव पोर्शन में है। ठीक, मतलब आपका बाई एक्सिस ये हो गया और एक्स एक्सिस ये हो गया। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या, उसकी ठीक माइनस, मतलब बाई डायरेक्शन की निगेटिव पोजीशन है। ठीक है, निगेटिव पोजीशन पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम मूव कराते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक इसकी डिस्टेंस है, वो कितनी है, स्मॉल डी हमने मेजर की है। ठीक, डिस्टेंस क्या, स्मॉल बी। जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है तो उसके बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है। ठीक, तो पोटेंशियल होता है। तो बात करते हैं इलेक्ट्रॉन को जब हम मूव कराएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से मूव करते हुए और इस तरह से निकल जाएगा। ठीक है, अब वो इस तरह का इसका पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री क्यों होती है उसके बारे में देखो। उसके बारे में देखें, अगर ये इलेक्ट्रॉन माइनस निगेटिवली चार्ज है तो यहाँ पर निगेटिव प्लेट है तो इस वजह से ये इसे रिपेल कर रहा होगा, इससे रिपेल कर रहा होगा, बट कोई भी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में नहीं होगा और ना ही एक्स एक्सिस में कोई भी फोर्स एप्लीकेबल होगा। कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, क्योंकि जब इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो यहाँ पर कोई भी एक्सेलरेट नहीं हो रहा होगा चार्ज किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, मतलब इस वाई डायरेक्शन में। ठीक है, नो एक्सेलरेशन है। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। ठीक, अब इस पर एक जो फोर्स लगता है वो फोर्स कहां लगता है, वो फोर्स लगता है किसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो माइनस से रिपल्सन के कारण ऊपर जाता है और पॉजिटिव जो चार्ज होता है वो माइनस को अपने अट्रैक्ट करता है। तो इसमें एक जो फोर्स लगता है वो बाई एक्सिस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। उस फोर्स के लगने पर ये जो चार्ज पार्टिकल होता है वो एक्सेलरेट हो जाता है। क्या होता है, एक्सेलरेट हो जाता है। ठीक है, तब हम इसकी इक्वेशन निकालते हैं। सो इक्वेशन कैसे निकलेगी, पहले लिख लेते हैं। सपोज two plates of metal charged with opposite type of charges। ठीक है, मतलब चार्ज की अपोजिट टाइप, जो अपोजिट टाइप का चार्ज है उससे वो मेटल की प्लेट दोनों चार्ज है, लाइज पैरेलल टू ईच अदर। ओके, एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक, एंड एट द डिस्टेंस d फ्रॉम टू ईच अदर, एक दूसरे से d डिस्टेंस पर है। ये आपकी थ्योरी हो गई। उसके बाद बात करते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेटों के बीच में बनता है तो वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब हाई पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा तो आगे लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V अपॉन D। अगर दोनों प्लेटों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस B है तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, V अपॉन D। ये कहां से आया,
जब v हम लिखते हैं v इक्वल्स टू e इंटू डी आर, ठीक है। तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड डी आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट, मतलब बीच की डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस क्या है डी, तो यहाँ से इक्विवेलेंट निकल सकती है, यहाँ पर हम दोगे डी आर, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मिलेगा वी अपॉन डी, ये इक्वेशन ये वाले निकल कर आई, ठीक है। अब उसके बाद में देखते हैं हम लोग, जब ये v अपॉन डी अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इलेक्ट्रॉन को मूव कराया गया है तो उस पर एक फोर्स अप्लाई हुआ है, ठीक है। एक फोर्स अप्लाई हुआ है जिस वजह से वो एक्सेलरेट हुआ है, ठीक। जो फोर्स अप्लाई हुआ है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई हुआ है एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन, तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स, जो इलेक्ट्रॉन पर एक्ट हो रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स, उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी फोर्स इलेक्ट्रॉन पर हुआ E इंटू ई, ये होगा। तो उस पर लगने वाला फोर्स E इंटू ई, ये कहां से आया, F इक्वल्स टू होता है Q डॉट E, ये आपको पता होगा। यहाँ पर Q का जो फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू NE, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन कितना है 1, तो n की वैल्यू रखोगे 1, तो क्या आ जाएगा Q इक्वल्स टू E, तो यहाँ पर आ जाएगा Q इक्वल्स टू E, तो F इक्वल्स टू E इंटू ई, ये आ गया फोर्स, मतलब इस पर अप्लाई जो किया गया है। अब जब फोर्स इस पर अप्लाई हुआ, तब जो चार्ज पार्टिकल था उसकी वो क्या हो गया, वो हो गया एक्सेलरेट। जब एक्सेलरेट हो गया देन एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा उसका A इक्वल्स टू F अपॉन M, ठीक है। F अपॉन M कौन से फॉर्मूले से, फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उसका एक्सेलरेशन होगा F इक्वल्स टू एम ए, हो गया फोर्स का फॉर्मूला, तो वहां से आप एक्सेलरेशन निकालोगे A इक्वल्स टू F अपॉन M। M क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब उसका द्रव्यमान। तो A इक्वल्स टू F का फॉर्मूला क्या है, E इंटू ई अपॉन M, यह आ गया आपका एक्सेलरेशन, ठीक है। ये आपका एक्सेलरेशन निकल कर आया। अब बात करते हैं, जब पार्टिकल एक्सेलरेट हुआ तब उस पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। डिस्टेंस कवर किया तो मान लेते हैं, देखो एक चीज याद रखना, जब एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा था तो उस समय वो वेलोसिटी से मूव कर रहा था, वहां पर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं था, ठीक है। जब उस पर फोर्स अप्लाई किया गया तब पार्टिकल एक्सेलरेट हुआ, और जब एक्सेलरेट हुआ तो वहां पर उस पार्टिकल की इनिशियल जो वेलोसिटी थी वो क्या हो गई, 0, क्योंकि अब वो एक्सेलरेट हो चुका है, ठीक है। तो जब उस पर फोर्स अप्लाई हुआ, एक्सेलरेशन जब आया था, तो फोर्स अप्लाई होने पर वो पार्टिकल कितनी डिस्टेंस चला, जब डिस्टेंस चला तो मान लेते हैं वो डिस्टेंस चला x, क्या चला x, और उस टाइम पर वो किस पॉइंट पर था, P पॉइंट पर, ठीक है। P पॉइंट पर था, तो इसे मान लेते हैं ये क्या है, P पॉइंट पर। तब निकालते इसकी कितनी डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 सेकेंड, 30 सेकेंड में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस इज x, देन x इक्वल्स टू v इंटू टी, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू टाइम, ये इसका फॉर्मूला हो गया जब उसने डिस्टेंस को कवर किया। जब वो पॉइंट P पर था, while the electron at P, तभी उसने डिस्टेंस कितनी कवर की, S टू V इंटू टी। अब था इनिशियल वेलोसिटी is 0 because the acceleration produced in the direction of y, ठीक है। बाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया था। जब बाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया था तो वहां पर एक्सेलरेशन की तो वैल्यू होगी और वेलोसिटी क्या होगा 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी वहां पर क्या हो जाएगी 0।
then the traveled in t सेकेंड, तब t सेकेंड में कितना ट्रेवल्ड करेगा। अब उसे आप देखो, उसकी इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू हाफ AT²। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला होता है y इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। ठीक है, तो u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी यहां पर क्या है 0, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो बचेगा हाफ AT²। ठीक है, अब इसके आगे y इज इक्वल टू हाफ, एक्सेलरेशन कितना निकल कर आया था e इंटू ई अपॉन m। ठीक है, इंटू t कहां से निकलेगा आपका x अपॉन v, ये क्या हो जाएगा स्क्वायर। तब इसका फॉर्मूला बनकर आएगा y इज इक्वल टू 1/2 e इंटू ई अपॉन m v² इंटू x²। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, जो उसने डिस्टेंस कवर किया, चली गई दूरी थी, डिस्प्लेसमेंट था, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला ये हो गया। अब ये इक्वेशन जो निकल कर आई है, इसकी कंपेयरिंग करो पैराबोलिक इक्वेशन से। और हियर द इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू cx²। अब यहां पर जब c का कांस्टेंट x² ये होगा, तो पैराबोलिक इक्वेशन बन गई। तो ये जो ट्रेजेक्टरी पाथ है वो क्या है, एक पैराबोलिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इसके नीचे आप लिख लो इसमें हियर द ट्रेजेक्टरी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज पैराबोलिक। ट्रेजेक्टरी इक्वेशन लिख लो यहां पर, इक्वेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज पैराबोलिक। तो जो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन है चार्ज पार्टिकल की, वो क्या है, पैराबोलिक है। ओके, अब बात करें, ये पथ तो आपका पैराबोलिक हो गया। ठीक है, अब यहां पर ये पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन है वो चलते चलते क्या हो जाएगा, इससे एग्जिट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड से एग्जिट हो जाएगा तब उसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या बनेगी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इसकी लिखो। अब डिस्प्लेसमेंट कितना चला, उसने यहां से स्टार्ट किया और यहां तक चला। ठीक है, वो लेंथ कितनी है, वो है l है। ठीक है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होगी एट द मोमेंट ऑफ एग्जिट फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से एग्जिट के मोमेंट पर इसकी इक्वेशन क्या होगी, वो इक्वेशन होगी y इक्वल्स टू 1/2 a इंटू ई अपॉन mv²। ठीक है, mv² होगी, और x क्या है यहाँ पर, x की डिस्टेंस को कितनी कवर की उसने, l, तो वो क्या हो जाएगा l²। ये क्या हो गई आपकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया आपका। सो आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। ये आपके डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हो गई। इस इक्वेशन के बेस पर आपके कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, कंपटीशन बेस पर या फिर एकेडमिक बेस पर। ओके, सेम जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है एनसीईआरटी बुक में भी आपको मिल जाएगा वो इक्वेशन न्यूमेरिकल, जिसमें आपको इसकी दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस गिवन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होगा और किस वेलोसिटी से वो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी गिवन होगी कुछ वेलोसिटी से। ठीक है, उसके बीच की डिस्टेंस गिवन ई गिवन होगा, तब वो पार्टिकल उस प्लेट पर किस डिस्टेंस पर टकराएगा, किस डिस्टेंस पर हिट करेगा, टकराएगा, तो वहां से आप ये फॉर्मूला से निकाल सकते हो इजीली। ठीक है, क्योंकि लेंथ
आपकी गिवन होगी वहां पर कुछ ना कुछ, उस प्लेट की कितनी डिस्टेंस पर वो जाके टकराएगा वो आपको फाइंड आउट करना है। ओके, सो आज का लेक्चर यही फिनिश करते हैं और नेक्स्ट मिलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे हम लोग, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है उसका। सो बाय बाय एंड टेक केयर।